सलाम। और मैं इसी उम्मीद में रहूँगी कि आप लिखना कभी ना छोड़ें, कभी भी नहीं। आप जीते रहेंगे और अभी वही आपकी जीत है। अगर जीत के कोई मायने हैं तो यही है। मैं मैं मम्मी को बता रही थी कि एक दोस्त है जो उच्च शिक्षा के लिए जम्मू रहता है और मेरा पहला ख़तनुमा दोस्त है। वो परेशान सा रहता है, लेकिन यही परेशान रहने वाली आदत उसको चलते रहने का रास्ता भी दिखाती है। मम्मी ने कहा, ये अच्छी बात है। परेशान होने का मतलब है अभी भी बहुत कुछ है जो ठीक किया जा सकता है, जिया जा सकता है। लिखना अच्छी बात है। खत लिखना और भी खूबसूरत। लिखा करो। लव्स, 5 मार्च 2022। तो आप मेरी उदासी बांटने आई हैं। मैंने अभी दुनिया नहीं देखी, मगर उदासी के अनगिनत शहर ज़रूर मेरी जेब में रहते हैं। आप कहें तो मैं इन्हें जेब से बाहर निकालूं। यकीन मानिए, इस दुनिया में एक बार आप घुस गईं तो ये जो आपका दंभ है कि मैं उदास लोगों का दुख समझ सकती हूँ, ये दंभ कहीं ज़मीन में गहरा दब जाएगा। उदास लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि उदासी को समझा नहीं जा सकता। आइए हम एक बंद कमरे में चलते हैं जिसके दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ है। बताइए, कुछ है क्या इस बंद कमरे में जिसे देखकर उदास हुआ जा सके? पूरे कमरे को अच्छे से देख लीजिए। कमरे की दीवारों पर अच्छा खासा पेंट हुआ है। बंद रहने के बावजूद मकड़ियों के जाल नहीं, धूल का नामो निशान नहीं। सब कुछ ठीक तो है, मगर आप उस बल्ब को देख रही हैं। बस वही मेरी उदासी का कारण है। नहीं, बल्ब फ्यूज़ नहीं है। फ्यूज़ होता तो मैं उदास होने के बजाय खुश होता, मगर वो फ्यूज़ नहीं है। चलिए एक दूसरे कमरे में चलते हैं। मेज़ पर रखे पन्ने देख रही हैं? इन पन्नों पर मंटो की कहानियाँ लिखी हुई हैं। एक मुड़ा हुआ पन्ना मिला। इस मुड़े हुए पन्ने पर भी मंटो की लिखी कहानी ही है। ध्यान से देखिए इस मुड़े हुए पन्ने को। मंटो का गुरूर इस पन्ने पर धंसा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये वो कहानी है जिसमें संपादक ने फेर बदल किए हैं। आप जानती हैं ना कि मंटो ने साहित्यिक जगत आप जानती हैं ना कि मंटो ने साहित्यिक जगत में ये ऐलान किया था कि उनकी कहानी में अगर फेर बदल किया जाएगा तो वो कहानी छापने के लिए नहीं देंगे। मगर मंटो का गुरूर उनके पेट की भूख से हार गया। मंटो ने यूं ही सड़क पर चलते चलते नहीं लिख दिया था कि भूख दुनिया की सभी लानतों की माँ है। वह महीनों अपने लहू से लिखता रहा और जब उसकी अतड़ियों में खून नहीं रहा, तब जाकर उसने ये लाइन लिखी। मुझे गुस्सा आता है जब लोग ऐसी लाइनें पढ़कर सेकंडों में फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर देते हैं। ये गुस्सा उदासी में कब बदल जाता है मालूम ही नहीं चलता। आपको मालूम है मेरे पास ऐसी कितनी दुनिया है। एक दिन में जितनी सांसें मैं लेता हूँ उतनी ही दुनियाओं में मेरा आना जाना है। आप मेरे पागलपन का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, मगर खड़े खड़े अक्सर अपने घुटने पकड़ लिया करता हूँ। ये मैंने यूं ही कुछ दिन पहले लिखा था। ये लिखा हुआ आपके लिए नहीं है, ये तो आप बखूबी जानती होंगी। इसे इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पढ़ती हैं। मुझे आपसे मोहब्बत है, मगर इसलिए नहीं कि आप लिखती हैं। आप मुझे पढ़ती हैं इसलिए मोहब्बत है। जब लिखना शुरू किया था तो सोचता था वो दिन कब आएगा जब दुनिया पढ़ा करेगी। आज का दिन है लग रहा है। बहुत से लेखकों को सिर्फ एक पाठक चाहिए होता है। इन बहुत से लेखकों में इन बहुत से लेखकों में ही कहीं मैं भी हूँ। चारों तरफ उड़ती धूल के बीच खिलते फूल तुम्हारी याद दिलाते हैं। 5 बजते बजते लाइब्रेरी खाली हो जाती है। मैं किताब पढ़ते पढ़ते नज़र ऊपर करता हूँ तो ठीक मेरे सामने वाली सीट पर तुम बैठी हो। हाथों में कुछ छुपाया हुआ है। धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाती हो और मैं लाइब्रेरी के सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखने लगता हूँ। तुम चेहरा बनाकर चेहरे से ही कहती हो, अरे
कॉमरेड, तुम तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी कहते थे और एक कैमरे के आगे हाथ पकड़ने से डरते हो। मैं हाथ आगे कर तुम्हारा हाथ खोलता हूँ। हाथों में पान है। मैं हंस देता हूँ। मुझे हंसते देख तुम भी हंस देती हो। हम दोनों को हंसता देख लाइब्रेरी की सारी खुशनुमा कहानियाँ किताबों से निकलकर दीवारों पर इकट्ठा हो जाती है। हमारी हंसी के थोड़े थोड़े हिस्से उन कहानियों में दाखिल होते जाते हैं। कहानियाँ और गुलाबी हो जाती हैं। 23 अप्रैल 2022। बेहद साधारण दिन था। मेरे साधारण मेरे साधारण दिनों की शुरुआत पूर्व में उगे सूरज और पश्चिम में डूबते चांद को देखते हुए होती है। त्योहार होकर यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सामने से हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोअर और टी शर्ट में आते दिखाई दिए। वो पास आए तो उन्होंने पूछा, शर्ट और जीन्स में दौड़ोगे? सर, दौड़ना क्यों है? आज मैराथन है ना। लेकिन उसमें तो रिसर्च स्कॉलर अलाउड ही नहीं है। ऐसा किसने कहा? दौड़ना है तो दौड़ सकते हो। ठीक है सर, देखता हूँ। पिछले दे पिछले 2 दिनों से यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मीट चल रही है और मैं बस अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था क्योंकि स्पोर्ट्स मीट में रिसर्च स्कॉलर अलाउड नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता। आज मालूम चला कि मैराथन में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर और नॉन टीचिंग स्टाफ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही तो चाहिए था। निदा फाजली का शेर है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मुझे लगता है मेरे अंदर के सारे आदमी बेहोश हो चुके हैं। अगर सांसें चल रही हैं तो मेरे अंदर मौजूद एक टीचर, एक रिसर्च स्कॉलर और एक स्पोर्ट्स पर्सन की ही चल रही हैं। बाकी सब धुएं के चलते गहरी बेहोशी में हैं। भागते हुए रूम पर गए और लोअर टी शर्ट लेकर आए। मुझे बताया गया था कि ये मैराथन 11 बजे शुरू होगी। अभी तो 10 भी नहीं बजे थे, तो सोचा कि लाइब्रेरी में एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे। लाइब्रेरी की तरफ जा ही रहा था कि देखा सभी लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं। मालूम चला कि मैराथन 10 बजे ही शुरू हो जाएगी। भागते हुए वापस डिपार्टमेंट की तरफ गया और कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज कराया तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर रजिस्टर करवा ही रहा था कि कानों में आवाज़ सुनाई दी, गेट सेट, और फिर सीटी की आवाज़। खड़े खड़े ही पैरों में दर्द शुरू हो गया। रेस शुरू हो चुकी थी और मैं रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़ा था। कानों में आवाज़ आई कि चलो लाइब्रेरी चलो, रेस ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मुझे शतरंज में हरा दीजिए, टेबल टेनिस में हरा दीजिए, बैडमिंटन में हरा दीजिए या किसी और स्पोर्ट्स में हरा दीजिए, सब चलेगा। बस मुझे क्रिकेट और दौड़ में हार बर्दाश्त नहीं होती। एक आवाज़ और सुनाई दी, अपना नाम और डिपार्टमेंट का नाम बोलो जल्दी, रेस शुरू हो चुकी है। मनीष, हिंदी डिपार्टमेंट। ये लो 194 नंबर, और जाओ जल्दी, रेस कब की शुरू हो चुकी है। दौड़ने का मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि मालूम था कि टॉप 10 में आना बेहद मुश्किल है। हालांकि जब से मैं लोअर और टी शर्ट रूम पर से लाया था तभी से दिमाग में बहाने ढूंढ रहा था। हाँ, हमारी पीढ़ी अपनी हार के बहाने ढूंढ ही लेती है। जैसे मनीष हार भी गए तो क्या ट्रैक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि ट्रैक कैसा है। रेस कहाँ ख़त्म हो रही है ये भी नहीं मालूम। सुबह सुबह खाना भी खा लिया है। खाना खाकर थोड़ी रेस जीती जाती है। मैं तो फ्लैट एरिया से आता हूँ, यहाँ तो ट्रैक का रास्ता पहाड़ी है। मुझे तो सुबह सुबह दौड़ने की आदत थी। ये तो दिन में 11 बजे कड़ी धूप में दौड़ा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से तो दौड़ा ही नहीं हूँ। पसली में चोट भी तो लगी है। ये सारे बहाने मैं पहले ही सोच चुका था। अब इसमें एक बहाना और जुड़ गया कि मैं तो रेस शुरू होने के बहुत बाद में दौड़ा हूँ। सारे बहाने आंखों के सामने खड़े हो गए और तय हो गया कि दौड़ देते हैं। हारे तो बहाने तो हैं ही। और फिर जब दौड़ा तो ऐसा दौड़ा कि मुझसे आगे दौड़ने वालों की पीठ ही
और फिर जब दौड़ा तो ऐसे दौड़ा कि मुझसे आगे दौड़ने वालों की पीठ ही नहीं, चेहरे भी देखे। पहले जिनकी पीठ मुझे दिख रही थी, थोड़ी देर बाद उन्हें मेरी पीठ दिख रही थी। ट्रैक के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो आखिर के 500 मीटर जो स्प्रिंट दौड़ता हूँ वो नहीं दौड़ा। इसे भी आप एक बहाना कह सकते हैं। टॉप 3 में नहीं आ पाया, लेकिन टॉप 10 में आ गया। दौड़ में 7वां नंबर रहा। फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते ही लगा कि अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। एथलीट बने रहना एक मुश्किल काम है। बीतते समय के साथ उम्र बढ़ती जाती है, शरीर जवाब देने लगता है। नए लड़के आपकी जगह ले लेते हैं, जो ऊर्जा से लबालब भरे होते हैं। एकेडमिक दुनिया इतना दौड़ाती है कि सुबह सुबह दौड़ने की इजाज़त जिस्म नहीं देता। माना एथलीट बड़े माना एथलीट बढ़े रहना माना एथलीट बने रहना एक मुश्किल काम है, मगर हम भी तो खुद को मुश्किल आदमी मानते रहे। हम तमाम उम्र यही तो सोचते रहे कि मुश्किल काम हमारे लिए ही तो बने हैं। हाँ, तो ठीक है, ये मुश्किल काम भी हमारे ही जिम्मे रहा। हर हम हर काम को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। रिसर्च करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया को बेहतर बनाने में हमारी रिसर्च काम आएगी। बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे पद पर जाएं। दौड़ेंगे तो ऐसे दौड़ेंगे कि अगले साल दौड़ में अव्वल आएँ और बहानों की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, एलियट कैपेचिनो नहीं बनना, सिर्फ मनीष बने रहना है। और हाँ, एलियट किपचोगे नहीं बनना, सिर्फ मनीष बने रहना है। एलियट किपचोगे बनूंगा तो मैराथन ख़त्म करने में 2 घंटा 1 मिनट 39 सेकंड लगेगा। मनीष बना रहा तो शायद किसी रोज़ 2 घंटा 39 सेकंड में मैराथन ख़त्म कर अगर मनीष बना रहा तो शायद किसी रोज़ 2 घंटा 39 सेकंड में मैराथन ख़त्म कर दूं। जिस यूनिवर्सिटी को अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन साल दिए, मगर हमें वहाँ कुछ नहीं समझा गया, जहाँ हमें मंच से फ्रॉड शोधार्थी कहा गया, जहाँ हमें रस्टिकेट कर देने की धमकियाँ मिली, उस यूनिवर्सिटी के लोग जब मंच के दूसरी तरफ से हमारे लिए तालियां बजाएंगे, तभी हमारा बदलाव पूरा होगा। 22 मई 2022। डियर विप्लव, जन्मदिन का दिन बीते 4 दिन हुए, मगर कुछ बातें कहनी ज़रूरी होती हैं। उगते सूरज को देखने जितना ज़रूरी। मेरी ज़िंदगी की सड़क पर उदासी के पेड़ ज़रूर हैं, मगर तुमने जब जब इन सड़कों पर हाथ थामा तो उन सूखे पेड़ों में बोगनवेलिया के फूल लग गए। तुम मेरी ज़िंदगी का वो कोना हो जहाँ मैं दुनिया से हार कर बैठता हूँ। तुम्हारे साथ रहने पर लगता है, ठीक है, मौत हसीन है, मगर जीना उससे थोड़े ज़्यादा हसीन है। प्रेम में लोग कई बार सामने वाले इंसान से नहीं हारते, व्यस्तताओं से हार जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत हार देखी है, अब और नहीं देख सकता। खैर, तुम्हारी तस्वीरें हैं मेरे पास, मुस्कुराती हुई तस्वीरें। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त सीने में पैबस्त है। तुम्हारे हाथ पीठ पर और बालों में अब भी महसूस होते हैं। तुम्हारा दिया नाम कानों में गूंजता है, जैसे बार बार याद दिला रहा हो, कुछ भी हो जाए, इस कहानी में मरना नहीं है। मैं तुम्हारे दूर जाने से मरूंगा नहीं, बस ज़िंदगी से थोड़ा और उदास हो जाऊंगा और मौत थोड़ी और हसीन लगने लगेगी। मैं भी बहुत अहमक हूँ। जन्मदिन के खत में कहाँ मौत और उदासी की बातें कर रहा हूँ। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ रांझना देखनी है, किसी रोमांटिक गाने पर सालसा करना है, फिल्मी डेट पर जाना है, अपनी कविताएं तुम्हारी पीठ पर लिखनी है, तुम्हें अपने हाथ की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी पिलानी है, किसी पहाड़ी पर खड़े होकर तुम्हारा नाम चिल्लाना है, तुमसे उर्दू के नए लफ्ज़ सीखने हैं। अभी तो तुम्हें मेरी कामयाबियों पर पहली सफ़ में खड़े होकर तालियां बजानी हैं। दिल्ली की सड़कें हाथों में हाथ डाले नापनी है, सरोजनी से साथ में शॉपिंग करनी है। अभी तो तुम्हारे लिए मुझे एक हील खरीदनी है, वरना कुछ समय के लिए रद्द करते हैं। अभी तुम्हारे साथ जीना है,
अभी तो डॉक्टर मनीष की नेम प्लेट खरीदनी है। तुम कभी दूर हुई भी तो भी इनमें से ना जाने कितनी ही चीज़ों का हक मुझसे नहीं ले पाओगी। जन्मदिन मुबारक विप्लव। हमेशा मुस्कुराती रहो। तुम जब मुस्कुराती हो तो इस उदास लड़के को परियों की कहानी पर यकीन हो जाता है। तुम जहाँ भी रहोगी वहाँ खुशबू खुद ब खुद फैलती चली जाएगी। जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद। तुम्हें मेरी उम्र के साल भी तोहफे में मिलें। तुम्हारा ज़िंदा रहना तबाह होती इस दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है। 5 अक्टूबर 2022। मिट्टी ज़दा। बड़े लंबे वक्त से आपसे मूक बातें नहीं हुई। आजकल चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अच्छा, पहले तो माफ़ कीजिएगा, आपका जन्मदिन याद नहीं रहा था। लेकिन जनाब, आप जिस तरह गए तो लगा जैसे कुछ छूटेगा। आप इंट्यूशन भी अजीब होती है, मेरी कुछ ज़्यादा तंग करती है। खैर, कुछ दिनों से पैतृक मकान को घर में तब्दील करने में लगी हूँ। पुराने घर में एक सोसाइटी का कुत्ता था। डोम नाम रखा डोम नाम रखा था। यह है, मैंने ठुमरी रखा था उसका नाम। ठुमक ठुमक के आता था ऊपर घर में। बड़े हक से जताता था कि जी अब मेरा वक्त है, अब सारा ध्यान मुझ पर दो। हक वाला इश्क कितना प्यारा है, ये उसने दिखाया। यहाँ कमरे ही कमरे हैं। वहाँ बहन के साथ शेयर करती थी, यहाँ खो गई हूँ शायद। कमाल है ना, किराए के घर से किसी को इतना प्यार होते देखा है आपने? मुझे हो गया। मेरा इश्क में पढ़ना हमेशा से ऐसा ही रहा, बिना पता चले। और यूँ करके पता ही और यूँ करके पता ही खो जाता है। आजकल वाकई उदासी है। बार बार लगता है सब छूट रहा है। आजकल मेरा चेहरा सबको बड़ा हंसमुख लग रहा है। ये मेरी खुशनसीबी है या बदनसीबी? आप बताइए। देखती हूँ आप भी कुछ खुश नहीं हैं आजकल, परेशान ही हैं। हाँ, वजह जानती हूँ, लेकिन केवल यही वजह? खैर, आप खुद ही कभी बताएंगे। जानती हूँ, इतना तो एक दूसरे को कमाया है हमने। खिंचाव सुंदर भी होता है जब किसी और की तरफ से आ रहा हो इस जानिब। मुझे लगता है मैं शायद कभी शादी कर ही नहीं पाऊँगी। जिससे प्रेम जिससे प्रेम हो वो शौहर हो जाए, ये कम ही होता है। और शौहर में शायर ना मिले तो क्या होता होगा, है ना? मेरे वालिद और उनके वालिद दोनों ही शायरी के शौक़ में बहते हैं, इसलिए मैं जानती नहीं कैसे होते होंगे इसके इत्र मर्द। सोचिए, जिसके साथ ज़िंदगी बितानी हो उसके साथ ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो कैसा होगा। एक घड़ी को चमक आ गई आँखों में एक घड़ी को चमक आ गई आँखों में। ये ख़त कितने अहम हैं। आपको खूब ढूंढा मैंने उस दिन ऑडियंस में, पहली सबसे लेकर आखिरी तक। जानते बूझते खोजना ऐसा होता है। खैर, खुश रहिए। आपकी कोई नहीं। 26 अप्रैल 2023। आदाब। आदाब। बड़े दिन हुए कोई ख़त नहीं लिखा मैंने। आदाब। बड़े दिन हुए कोई ख़त नहीं लिखा मैंने। ख़त आया भी नहीं। अजीब बात है कि आजकल केवल ख़त ही ख़त घूम रहे हैं। आजकल केवल खत ही खत घूम रहे हैं आसपास। और ताज्जुब की बात है कि वही नहीं है। पहले शायद वक्त होता था, अब वक्त मैनेज होता है। सही सही कहा ना? खैर, वैसे ये खैर अभी तक कुछ इक्का दुक्का नज़रें ही पहचान पाई हैं। इक्का आपकी है या दुक्का, पता नहीं। दादी के पेड़ वाले घर में रहने आ गई हूँ, शायद हमेशा के लिए।
मैं यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में आया करती थी। ये घर मुझ पर कुछ मेहरबान सा लग रहा है। दोस्त कहते हैं मेरे चेहरे पर एक नूर दिखाई पड़ता है आजकल। हाँ, शायद खुली हवा लगती है। छत पर बैठी रहती हूँ देर रात तक। यहाँ रात सैयारा लगती है। आसमान ज़्यादा खुला दिखता है। पैरों के तले मखमली नहीं पैरों के तले मखमली नहीं रहते, मिट्टी से सने रहते हैं। खुला घर है ना। वहाँ मेरी एड़ियाँ यूँ होती थी कि मैं वहाँ मेरी एड़ियाँ यूँ होती थी कि मैं ही मीना कुमारी होती थी, और राजकुमार भी खुद मैं। अब ना दादी है, ना दादी वाला घर। अब ये मेरे लिए सिर्फ पेड़ वाला घर है। सोचती हूँ कभी अपने बच्चों को इसी आंगन में कंचे खेलना सिखाऊंगी। उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ भी उनके साथ किसी किसी मौसम यही बिताऊंगी। वैसे मुझे बच्चे कुछ खास पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे आसपास आ धमकते हैं। भैया की बेटी कुछ 5 साल की होगी, लंदन में रहती है। जब आती है तो उफ़, इतनी बातें चपड़ चपड़। एक दफ़ा उसको भगाने के लिए गालिब की फ़िल्म चलाकर बैठ गई थी मैं। थोड़ी देर में देखती हूँ कि वो मोबाइल छोड़कर मेरे पास बैठी है, पीठ टिकाकर। दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है। और ये बत्ती भर की लड़की अपनी उंगलियों से थाप दे रही है। समझ तो क्या आता उसको, मगर मैं खुश थी कि उसको मोबाइल का ध्यान भी नहीं रहा। बस इसलिए सोचती हूँ कि बच्चे हों तो इतनी भी बुरी बात नहीं होगी। मुझे थाप तो मिलती ही रहेगी। वैसे भी ख़त यही तो ज़िंदा रखेंगे ना। आप और हम तो मर जाएंगे। यहाँ एक बात बड़ी अजीब है। बड़ी बहन जब अपनी गाड़ी गली में लाती है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। जाहिर सी बात है, गली संकरी है। शुरू के 1-2 दिन भाई ने लगाई, और फिर तीसरे दिन सामने वाले घर के मुकेश अंकल निकले। उन्होंने भाई को कहा, तू हट जा, सिर्फ बताता रहे। वो आगे पीछे करता रहा। बहन थकी हारी पड़ोसी की शर्म में लगाती रही। हफ्ते भर में भाई के बिना गाड़ी पार्क मिली। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मुझे गली मोहल्लों की मोहब्बत ने भिगा दिया। बहन फिर से आई। जैसे ही उसका हॉर्न बजा, अंकल बाहर आए और अपने बेटे को आवाज़ दी, आकाश नीचे आ। आकाश नीचे आकर गाड़ी लगा दे। मैं छत पर खड़ी थी। अंकल बोले, बेटा आपसे मैं लगवा दूंगा, तू गाड़ी यहीं छोड़कर अंदर चली जाया कर। इतनी देर से आती है, यहाँ जाम भी तो कितना रहता है। आकाश जल्दी आ जाता है, ये लगा देगा, तू जाकर खाना खा ले। ये मेरी पड़ोसी है ये मेरी पड़ोसी हैं, चाचा ताऊ जी नहीं। मगर मुझे लगा जैसे वही हैं। पर मैंने फिर पूछा, मुकेश अंकल, अब तो इसको आ गई। आप ही ने तो भाई को मना किया था, तो अब आकाश भैया से क्यों लगवा रहे हो। अरे बिटिया, चीज़ें आना ज़रूरी हैं, सज़ा थोड़ी है कि करनी ही पड़ेगी। और फिर आकाश तो नौकरी में है, भाई अभी पढ़ रहा है, उसकी यही ड्यूटी लगानी है क्या। ना ना, मेरे पहुंच से इलाके से ये दिल्ली का पुराना मोहल्ला कितना नवीन है। और मैं क्या ही कहती, मेरे सारे तर्क ऊँघने लगे। ये चुप्पी बड़ी प्यारी होती है ये चुप्पी बड़ी प्यारी होती है। ये हक और मोहब्बत का मिला जुला चूरन जैसा है। आप हुए हैं कभी ऐसे चुप। मैं तो जैसे बस मुस्कुराने के अलावा भाषा ही भूल गई थी 1 मिनट को। अब बहन आती है, मन करे तो खुद लगा देती है, नहीं तो ऊपर से हवाई चप्पल पहने भैया को आने में 1 मिनट नहीं लगता। दिल्ली की रूह तो शायद इन्हीं में है, गलियों में, मोहल्लों में, लोकल रेल में। हंसती भी सबसे मीठा यहीं है, और विलाप भी यहीं का सबसे तीखा है। एक नज़्म है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। किसने लिखी है ये किसने लिखी है ये तो पता नहीं, मगर मैंने मेहंदी हसन से सुनी थी। गूगल करूँगी तो पता चल जाएगा, मगर ख़त लिखते वक्त तो कम से कम ऐसी छोटी छोटी बेईमानियाँ नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो नज़्म का एक हिस्सा है, आपसे फिर तुम हो गए, फिर
तू कौनवां हो गए, आपसे फिर तुम हुए फिर, तू कौनवां हो गए, आपसे फिर तुम हुए फिर, तू कौनवां हो गए, आपसे फिर तुम हुए फिर, तू कौनवां हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। एक बात बताइए, वो बेचारे लखनवी तहज़ीब रखने वाले तकल्लुफ़ों में ही मशगूल रहते होंगे क्या? क्या आपको कभी किसी से तेज़ जलन हुई है, वो भी उससे जो चाँद से ठंडक लिए आपके पास आया हो? कितनी वाहियात बातें कर रही हूँ आज, हद है। हद ही तो नहीं हो रही। खैर, परसों शायद मानसी ने कहा था मुझसे कि मैं भी आपकी तरह ख़त लिखना चाहती हूँ, मगर इस तरह नहीं लिख पाती। मेरा जवाब था, ख़त लिखने से ज़रूरी शायद ये है कि ख़त लिख किस को रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये ख़त मैं किसी और को लिख पाऊँगी। उनका पता नहीं लेकिन मैंने ऐसे ख़त पहले कभी नहीं लिखे, या यूँ कहूँ कि लिख ही नहीं पाई। शायद हर चीज़ का अपना वक्त होता है, वजह होती है, जगह होती है। ख़त लिखने से ज़रूरी शायद पढ़ना होता है, तभी सबसे खूबसूरत ख़त आज तक लिखा ही नहीं, क्योंकि शायद कभी हमने भेजा ही नहीं। अदब की शुरुआत इन्हीं से हुई होगी, अदब इन्हीं पर कहीं ख़त्म हो जाएगा। ख़त लिखते रहना वाकई ज़रूरी है। अपनी औलाद को अगर कभी हुई तो ज़रूर ख़त लिखा करूँगी। इसी तरह उनको हमारा साहित्य पढ़ाऊँगी। अगर मेरी औलाद ना हुई तो अपने बच्चों से रूबरू करवाना होगा आपको। मेरी उम्र दराज उंगलियों से ख़त लिखे तो जाने ही चाहिए। मैं तब भी अजीबोगरीब अंगूठियाँ पहना करूँगी। उनको देखते हुए लिखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। लगता है जैसे मैं शिव का तांडव कर रही हूँ। शायद अनहद नाद इन्हीं उंगलियों से बजेगा। खुद से इश्क इसे कहते हैं क्या? आपने कहा था कि गुरूर अब कम होने लगा है। शायद मेरी उंगलियों में पैबस्त है। लौटा दूँगी कुछ रोज़ और। आसमान, 10 मई 2023। आप मेरी कहानियों की कायल रही हैं और मैं आपके लायक नहीं रहा। शब्दों का जादूगर कितना गरीब है, सिर्फ 3 वर्णों से ही ज़िंदगी का अहम हिस्सा बता रहा है। तुम जो मुझे खारिज कर देती तुम जो मुझे खारिज करके हंस देती हो, तो लगता है कि तुम जो करो या कहो उसके उलट ही सारी बातें कहूँ या उसके उलट ही सारे काम करूँ। कभी मन करता है कि तुम्हारी गिरती उठती सांसों को अपनी सांसों से मिला लूँ। मैं अब कहानी नहीं लिखना चाहता। मैं बस तुम्हारी बाहों में अपनी बाहें फंसा तुम्हारे कंधे पर सिर रख एक उदास लंबी कहानी सुनना चाहता हूँ। कहानी ख़त्म हो तो बच्चों की तरह तुम्हारे कंधे पर सिर रख रो दूँ, रोता रहूँ तब तक जब तक आँखों में कोई खुशनुमा कहानी ना आकर बैठ जाए। कोई अपने ख़तों में रद्दो बदल करने की नौकरी दे तो वो नौकरी है या इश्क से परे की कोई चीज़। आपको कलम से इश्क है। आखिरी बार लेखक के तौर पर कलम उठाई तो आपकी आँखों के हिस्से ये कहानी आई। कहानीकार इससे बड़ा तोहफ़ा क्या ही देगा। आपसे मिलकर जब भी लौटा तो दोबारा मिलने के लिए लौटा, और जो लौटने के लिए जा रहा होता और जो लौटने के लिए जा रहा होता है, दरअसल वो जा नहीं रहा होता। बातें करने वाला, 12 मई 2023। बेगम साहिबा, जानता हूँ कि आपको तस्वीरों का शौक़ नहीं है। इसके बावजूद मैं अक्सर आपकी तस्वीरें उतारता हूँ। उन तस्वीरों को फिर अकेले में निहारता हूँ, ढूंढता हूँ कि किस लम्हे में आप चट्टान थीं और किस लम्हे में झरने का बहता पानी। आपकी खुशी और उदासी की कोई शक्ल तो होगी, कोई निशान तो होगा जो नंगी आँखों से दिख सके।
खुशी के पल क्या दोबारा रिक्रिएट किए जा सकते हैं? उदासी का पहचान हो उदासी की पहचान हो तो जिस दिन आप उदास दिखें उस दिन आपके बालों में तेल लगा अपनी चंपी कर दूँ। उदासी की पहचान हो तो जिस दिन आप उदास दिखें उस दिन आपके बालों में तेल लगा आपकी चंपी कर दूँ, आपके लिए हलवा बना दूँ, आपको सोफ़े पर बिठाकर आपकी आपको सोफ़े पर बिठाकर आपको कोई रोमांटिक सी नज़्म सुना दूँ, एक टेबल टेनिस का मैच खेल लूँ, हाथों में तुम्हारा चेहरा ले तुम्हारे गाल खींच दूँ, कोई पुरानी बात याद दिलाऊँ जैसे पहाड़ों पर वो बूढ़ी अम्मा जैसे पहाड़ों पर वो बूढ़ी अम्मा जिन्हें देखकर मैंने कहा था कि अम्मा बूढ़े होने पर ये लड़की बिल्कुल आपके जैसी दिखेगी। फिर हम दोनों शुरू से सब कुछ याद करें, बरगद के नीचे पहली मुलाकात या फिर उससे भी पहले से। मगर तुम्हारी उदासी कहाँ ढूंढ पाया आज तलक। बादलों के साथ बैठकर सामने पहाड़ देखते हुए तुम्हें एक कविता सुनाई थी। कविता सुनकर तुमने पूछा कि अब एक कविता मैं सुनाऊँ। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ सुनाओ ना। तुमने बस इतना कहा तुमने बस इतना कहा कि आंखें बंद कर लो। करीबन 4 मिनट बाद तुमने आंखें बंद किए ही पूछा करीब 4 मिनट बाद तुमने आंखें बंद किए ही पूछा, कैसी लगी कविता। और मैं उस सवाल में उलझ गया कि इस सवाल में रूई जितनी भारी खुशी है या फिर पहाड़ जैसी हल्की उदासी। एक अदना सा प्रेमी, 26 दिसंबर 2023। सुनो, जो तकरीबन 1 साल से नहीं किया था तुमने आज किया। उदासी देख नहीं पाते शायद, मगर सुनना आता है तुम्हें। तभी तो ये उदासी मेरी गोद से लेकर अपनी बाहों में झुला दी तुमने। गोद में लेकर सुना उसका रुदन, सहलाई उसकी पीठ। मुझसे नहीं संभल पा रही थी, नहीं सुला पा रही थी मैं इसे। तुमने जान लिया, आज इसको तुम्हारी ही लोरी की ज़रूरत थी। आज मुझे यकीन आया, तुम मेरा ख्याल ना भी रख पाए तो इस उदासी को हमेशा संभाल लोगे। इस खत को पढ़कर रोना आया। 10 मिनट तक सिर्फ पढ़ा, बार 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 पढ़ा और गाल पोंछे जाती थी। अब इस पल में मेरे गाल बेहद मुलायम हो गए हैं। इस पल तुम्हारे हाथ छू जाते तो जाने तुम क्या उपमा दे डालते। मन के देवता हो ना तुम। उदासी तो तुम्हारी ही बेटी हुई ना, तुम्ही से तो बहलेगी। जानते हो, उस अम्मा का बचपन हमारी बेटी में फिर से ज़िंदा होगा। मैं हमारी बेटी से मिल आई और तुम अपनी बुढ़िया को पहचान आए। अब एक नज़्म सुनाती हूँ। ना मिट्टी, ना आसमान, ना झरना, ना पहाड़, तुम कहीं नहीं हूँ मैं। अब जो कोई है तो सिर्फ तुम, अब कोई है तो हूँ बस मैं। कैसी लगी? सीना हल्का होता जा रहा है। 26 दिसंबर 2023। Subscribe, subscribe, subscribe.